First question, what happens to the motion of an object when an unbalanced force is applied on it? देखिए, बैलेंस फोर्स वो होती है जो कैंसिल आउट हो रही हो किसी से, और अनबैलेंस फोर्स वो है जो किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये है कि व्हाट हैपन्स टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग? नो, मूव करना स्टॉप तब करेगा जब फोर्स कोई बैलेंस हो रही हो। द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी? नो, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये करेक्ट होगा कि बॉडी क्या करेगी, वो एक्सेलेरेट करेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो। और लास्ट कहता है द ऑब्जेक्ट डीसेलेरेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स? नो, एक्सेलेरेशन फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है। तो अगर बॉडी के अंदर डीसेलेरेशन भी है तो फोर्स डीसेलेरेशन की डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली बॉडी पे फोर्स बैकवर्ड होगी तो बॉडी रुकेगी ना। बॉडी फॉरवर्ड जा रही है तो फॉरवर्ड फोर्स से तो बॉडी रुक नहीं सकती। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये होगा कि अगर अनबैलेंस फोर्स बॉडी पे लगे तो बॉडी एक्सेलेरेट करेगी और फोर्स की डायरेक्शन में करेगी। अल्फा इसका राइट आंसर होगा। A car of mass 800 kilogram is being driven along a level road. The engine supplies a force of 3600 Newton and the total resistive force is 2000 Newton. What is the acceleration of the car? एक कार 3600 न्यूटन से एक्सेलेरेट कर रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, और वहाँ जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स है 2000 न्यूटन है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन। मैस गिवन है 800 किलोग्राम, कैलकुलेट करनी है एक्सेलेरेशन। देखें, एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला तो यही होगा, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि डाटा इन वेरिएबल्स की फॉर्म में है, फोर्स और मैस की फॉर्म में। लेकिन ये फोर्स क्या होगी? ये आपकी नेट फोर्स होगी, टोटल फोर्स जो सिस्टम पे लग रही है, और उसको आप डिवाइड करोगे मैस से। अब वेक्टर्स का बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है तो वो जो दो वेक्टर्स होते हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। सिंपल अरिथमेटिक एडिशन 2 + 5 वाली। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो सिंपली आप उन वेक्टर्स का डिफरेंस ले लोगे। और अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तब क्या करते हैं? तब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? तब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, a² + b² होल अंडर रूट। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनके दरमियान एंगल 180 है, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 3600 में से 2000 को करोगे सब्ट्रैक्ट और मैस 800 से डिवाइड कर दोगे। तो 1600 डिवाइड बाय 800, आपका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो कहाँ होगी डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। जो फोर्स ग्रेटर है उसकी तरफ हमारे पास नेट फोर्स की डायरेक्शन है, उसकी तरफ एक्सेलेरेशन होगी। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्फा। Two forces are applied to a 5 kilogram crate. One is 6 Newton to the north and other is 8 Newton to the west. The magnitude of the acceleration of crate is. अभी जो मैंने चीज़ आपको समझाई 90 डिग्री वाली, अब उसी की एप्लीकेशन है ये कि मैस है 5 किलोग्राम, 6 न्यूटन फोर्स नॉर्थ की तरफ है, 8 न्यूटन वेस्ट की तरफ है। तो 6 न्यूटन नॉर्थ, 8 न्यूटन वेस्ट। क्या फाइंड करनी है? एक्सेलेरेशन। तो देखो बच्चे, एक्सेलेरेशन तभी फाइंड होगी जब आप नेट फोर्स को यानी टोटल फोर्स को मैस से डिवाइड करेंगे। अब ये फोर्स किस तरह से फाइंड होगी? क्या मैं यूं कहूँगा कि 6 + 8 14 है? नो, हमें नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान एंगल क्या है? 90। तो आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे, और हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद ये आपके पास आएगी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स आएगी वो आएगी √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, और जो मैस है वो 5 है। तो 36 + 64 √ ऊपर है तो ये 100 आएगा, और 100 का √10, तो 10/5। इसका भी आंसर आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। फिर ये लाजमी नहीं कि हर दफ़ा दो फोर्सेज ही हों, दो से ज़्यादा फोर्सेज भी हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 6 न्यूटन अपवर्ड है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड है और 8 न्यूटन लेफ्टवर्ड है। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी?
किस चीज़ के साइंस, इनमें कोई साइन बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन तो नहीं आ रही। अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो डायरेक्शन इसकी नॉर्थ वेस्ट होगी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस केस में पहले बच्चे आप इन दो का रिजल्टेंट फाइंड करोगे, 6 और 10 का। तो 6 और 10 का जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 आएगा, और वो 4 कहाँ होगा, वो डाउनवर्ड होगा। वो 4 कहाँ होगा, वो डाउनवर्ड होगा। और उसके बाद आपके पास दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, वो 8 न्यूटन। अब आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे और ये आपके पास क्या बनेगा, इनका रिजल्टेंट बनेगा, दिस वन। अब दोबारा इन फोर्सेस में एंगल क्या है, 90, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 64 प्लस 16 होल अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ 80 आएगा। और अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि ये 9 है। तो लाजमी नहीं कि दो फोर्सेस हों, दो से ज़्यादा भी हों, मेथड सेम है। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका यही होता है। Two objects with same mass are acted upon by different forces. The object with the large force applied will experience. क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज सेम हैं और उन पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स M और ये एक दूसरा बॉक्स M, और दोनों पे फोर्सेस हमारे पास डिफरेंट हैं। हम कह देते हैं कि ये F1 है, ये F2 है। द ऑब्जेक्ट विद द लार्ज फोर्स अप्लाइड विल एक्सपीरियंस, और ये कह देता हूं मैं, फर्स्ट करो F2 ग्रेटर है F1 से। ग्रेटर एक्सेलेरेशन स्मॉलर एक्सेलेरेशन इक्वल या नो? सिंपल, आपके पास है फोर्स इक्वल टू ma है, दोनों का मैस इक्वल है, तो फोर्स का एक्सेलेरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो एक्सेलेरेट भी ज्यादा करेगी, आंसर होगा अल्फा। Two forces, one with a magnitude of 3 Newton and other with a magnitude of 5 Newton are applied to an object, for which orientation of the forces shown in the diagram is the magnitude of acceleration of the object is least. हर बॉडी पे दो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 3 और एक 5, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। किस डायग्राम में हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है वो लीस्ट है, सबसे कम है? देखिए, एक्सेलेरेशन सबसे कम तब होगी जब हमारी फोर्स की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि इनकी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जहां फोर्स की वैल्यू कम, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कम। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो ऐड करने से आता है। कि अगर फर्स्ट करो मैं फोर्सेस की फॉर्म में कहूँ तो F1 प्लस F2। अगर एंगल 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करने से आता है। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। शायद किसी बच्चे के माइंड में आए कि अगर एंगल इनके अलावा हो तो फिर, अगर एंगल इनके अलावा हो तो फिर बच्चे, अगर आपका कोई और एंगल हो तो ओवरऑल एक रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये जनरल फार्मूला। या कोई भी एंगल हो तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे 0 हो, 180 हो, 90 हो। तो यहां पर आप एंगल को देखें तो यहां पर एंगल 180 डिग्री है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, रिजल्टेंट 2 न्यूटन आएगा। यहां एंगल 90 है तो यहां 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9, ये आपके पास अंडर रूट 34 आएगा, जो लेस देन 6 जिसकी वैल्यू आएगी। यहां पर देखें तो यहां पर एंगल आपका 90 और 0 के दरमियान है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 90 डिग्री के मुकाबले में क्या आएगा, पहले से डिफरेंट आएगा। और लास्ट वाले के अंदर आपका एंगल जो है वो 0 है, तो 3 प्लस 5 आपके पास रिजल्टेंट कितना होगा, 8 न्यूटन आएगा। अब ये फोर्स आपके पास फर्स्ट के अंदर मिनिमम है और ये फोर्स मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 0 है मैक्सिमम और जब एंगल 90 है मिनिमम, तो 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी है, दैट इज अल्फा। और आई होप ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि रिजल्टेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। A person just sports a mass of 20 kg suspended from a rope. What is the resultant force acting on the mass? अब क्वेश्चन बड़ा आसान सा लेकिन ट्रिकी। कहता है पर्सन जस्ट स्पोर्ट्स अ मैस, स्पोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मैस मूव नहीं कर रहा।
तो यहाँ पर जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो एफर्ट अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से उसने उस मैस को यहाँ सपोर्ट किया हुआ है, लिफ्ट नहीं कर रहा। तो अगर उसने यहाँ सपोर्ट किया हुआ है तो इसका वेट अगर डाउनवर्ड होगा तो रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो अपवर्ड होगी। तो कहता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल है, क्योंकि उसने सपोर्ट का वर्ड यूज किया हुआ है। तो जब सपोर्ट का वर्ड यूज किया हुआ है तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। अदरवाइज अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो फिर आपका टेंशन जो है वो वेट से ग्रेटर होगी, फिर आपका केस डिफरेंट होता है, जो हम लोग रियल और अपेरेंट वेट के टॉपिक्स में भी पढ़ते हैं, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अल्फा। A small submarine of mass 100 kg sinks in water with a uniform speed of 2 meter per second. What is the resultant force acting on a submarine as it sinks? एक स्मॉल सबमरीन है जिसका मैस 1000 किलोग्राम है और वो सिंक कर रही है वाटर में 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से। अब ये स्टेटमेंट को और से पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, बताएं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। देखें, अगर हमारे पास जो सबमरीन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से सिंक कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो के इक्वल। क्यों, क्योंकि जब स्पीड की वैल्यू यूनिफॉर्म तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो, और जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो तो फोर्स की वैल्यू वो जीरो के इक्वल आएगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, वो अल्फा होगी। अब कई बच्चे इसको घुमा फिरा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड जब हो तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये क्वेश्चन यूँ भी कई दफ़ा आता है कि कार रोड के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब कार मूव कर रही है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। ये तभी पॉसिबल होता है जब नेट फोर्स जीरो हो। अब बच्चे कहते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है तो मूव कैसे कर रही है गाड़ी। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये होता है कि जितनी फोर्स इंजन फॉरवर्ड अप्लाई करने के लिए लगा रहा है वो बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस के इक्वल है। और अगर ये बैकवर्ड फोर्सेस और फॉरवर्ड फोर्सेस इक्वल हैं, एक्सेलेरेशन जीरो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सेम काम सबमरीन में है कि सबमरीन जब सिंक कर रही है तो जो उसका वेट है वो अपवर्ड ड्रैग फोर्स के इक्वल है, रिजल्टेंट जीरो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। A cable of a crane is used to lift a mass of 500 kg and weight 5000 Newton. The cable exerts a force of 7500 Newton on the load. What is the acceleration of the load? अब स्टेटमेंट में देखें, a cable of crane is used to lift a load of mass 500 kg. एक क्रेन है जिसकी मदद से 500 किलोग्राम के लोड को आप लिफ्ट कर रहे हो। अब ये मैस गिवन है, ये इसका वेट गिवन है। तो मैस 500 किलोग्राम है और इसी को कन्वर्ट करो mg से तो 5000 न्यूटन वेट है। द केबल एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन। तो जो टेंशन है यहाँ पर, जो फोर्स केबल लगा रही है वो 7500 न्यूटन है और ऑब्वियसली वो अपवर्ड होगी। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या है, अगेन एक्सेलेरेशन इज फोर्स ओवर मैस। अब मुझे बताएं क्या ये केबल की फोर्स और ये जो वेट है इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो 7500 में से 5000 सब्ट्रैक्ट होगा, ये आएगा 2500 ओवर 500, तो 25 ओवर 5 आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। A wooden block of mass 0.6 kg is on a rough horizontal surface. A force of 12 Newton is applied on a block and it accelerates at 4 meter per second square. What is the magnitude of frictional force acting on a block? अब देखें क्वेश्चन चेंज है, डिफरेंट है। पहले हम क्वेश्चन जो करते आ रहे हैं वहां पर एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, अब वो फ्रिक्शन को फाइंड करने की बात कर रहा है। अब स्टेटमेंट में देखें, एक वुडन ब्लॉक जिसका मैस है 0.6 किलोग्राम एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है 12 न्यूटन, एक्सेलेरेट वो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब ये नेट एक्सेलेरेशन है इसकी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हमने फाइंड करना है। क्या फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू ma, और यहां पर ऑब्वियसली बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है तो ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, और नेट फोर्स क्या होगी, वो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का डिफरेंस होगी। क्यों, क्योंकि बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है, फ्रिक्शनल लेसर है, इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलेरेशन। साइड चेंज करें, ये नेगेटिव राइट पर जाकर पॉजिटिव,
और ये एम ए लेफ्ट पर आके नेगेटिव, तो ये बन जाएगा एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू 12 है, मास की वैल्यू हमारे पास 0.6 है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, वो 4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 इंटू 4 24, और जब डेसिमल को मूव करेंगे तो ये 2.4 बनेगा। तो 12 में से 2.4 को सब्ट्रैक्ट करो, 9.6 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। A force of 12 Newton gives an object an acceleration of 4 meter per second square. The force required to give acceleration of 10 meter per second square is। अब ये कंपैरिजन क्वेश्चन है। कैसे पता चला कंपैरिजन क्वेश्चन है? स्टेटमेंट को पढ़ के खुद समझना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। जैसे मैं इसको कैसे समझूंगा, 12 न्यूटन की फोर्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कितनी फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी? अब वो कंपेयर कर रहा है कि एक ही बॉडी है, उस बॉडी पे पहले फोर्स लग रही है F1 12 न्यूटन और एक्सेलेरेशन 4 है। अब उसी बॉडी पे कितनी फोर्स अप्लाई होगी कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हो वो 10 हो। अब जब डाटा को आप लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। रेशियो कैसे बनेगी? F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का एक्सेलेरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या लिख सकता हूँ F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। और कई बच्चे इसको यूं भी सॉल्व करते हैं कि पहले फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से मैस को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं, फोर्स फाइंड हो जाती है, वो भी करेक्ट है। तो F2 इक्वल आएगा A2 ओवर A1 इंटू F1। अब A2 की वैल्यू 10, A1 की वैल्यू 4 और F1 की वैल्यू वो 12। तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 10 30 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A force of 2F acting on a particle of mass 10 किलोग्राम produces an acceleration of 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हमने पहले भी सॉल्व किया। इसका आंसर हमारे पास क्या था? 30 था। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। The retarding force required to reduce a velocity of 3 kilogram body from 0.75 meter per second to 0.25 meter per second in 0.02 second will be। कितनी रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड है एक 3 किलोग्राम बॉडी की स्पीड को 0.75 से 0.25 करने में इतने टाइम में। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दूसरी अप्रोच इसको सॉल्व करने की है वो ये कि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, टाइम ये है। आप एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर लो। तो पहले आप कैलकुलेट करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलेरेशन, फिर अप्लाई करो F इज इक्वल टू एम ए, आपकी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वही काम डायरेक्ट आप इस फार्मूला से कर रहे हो। तो इस फार्मूला के अंदर आप जब डेल्टा पी की बात करोगे तो इसका मतलब आप फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये फार्मूला बनेगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। चाहो तो यहाँ पर एम कॉमन ले लो, तो वही फार्मूला बन गया जो एम ए था कि ये मैस है और ये 7 एक्सेलेरेशन है। तो मैस की वैल्यू यहाँ 3, फाइनल वेलोसिटी 0.25, इनिशियल वेलोसिटी 0.75 और टाइम की वैल्यू क्या है? 0.02। अब ये डाटा आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें। 0.25 में से 0.75 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके पास नेगेटिव 0.5 आएगा। नेगेटिव 0.5। नेगेटिव क्यों आ रहा है? रिटार्डिंग फोर्स की वजह से। अगर ऑप्शन में नेगेटिव वाली ऑप्शन होती तो वो करेक्ट होती, और अगर एक पॉजिटिव वाली होती ऑब्वियसली उसको ना मार्क करते। 0.02 का मतलब क्या है? 2 10 रेज़ टू पावर -2। अब आप आगे सोल्यूशन आसान है। 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1.5 आएगा, और 1.5 डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 10 पावर -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगी। तो 1.5 डिवाइड बाई 2 0.75। तो 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 75 न्यूटन आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा।
A balloon is acted upon by three forces: weight, upthrust, and sideway force due to wind, as shown in the diagram. What is the vertical component of the resultant force on the balloon? अब यहाँ पर वेट की वैल्यू आपको टेस्ट में आई होप नज़र आ रही होगी, या वेट की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 9000 न्यूटन, ये जो वेट की वैल्यू है। अब क्या चीज़ फाइंड करनी है? व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बैलून, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखें हमारे पास जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी है? 10,000 अपवर्ड है, 9,000 डाउनवर्ड है और 500 लेफ्टवर्ड है। तो फिर आप पहले 10,000 और 9,000 का डिफरेंस लोगे, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 180 है, तो इनका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो 1000 न्यूटन आएगा। तो 1000 न्यूटन ये है और 500 ये है। बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से उसने रिजल्टेंट नहीं पूछा, बल्कि उसने आपसे रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है। तो यहां पर आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहां बनेगा, दिस वन। अब कई बच्चे रिजल्टेंट फाइंड करने में लग जाते हैं, ये रिजल्टेंट है दिस वन, लेकिन हमें रिजल्टेंट फोर्स नहीं चाहिए, हमें उस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट चाहिए। तो उस रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है? वो 1000 है, और जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है? वो 500 है। क्योंकि जब आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करोगे तो आप अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर से फाइंड करोगे, और यहां पर जो फोर्स अलॉन्ग एक्स है वो 500 है और फोर्स अलॉन्ग वाई कितनी है? वो 1000 है। तो क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कितना है? वो 1000 है अल्फा। अगर वो रिजल्टेंट फाइंड करने को कहता तो फिर 500 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर सॉल्व होता, फिर आपके पास उसका राइट आंसर आता। A force of 5 Newton is acted along y-axis. Its y component, its x component is, एक फोर्स y-axis के along अप्लाई हो रही है, तो उसका x component क्या होगा? ये वेक्टर्स का बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर एक वेक्टर along y-axis है तो उसका x component 0 होगा, और अगर एक वेक्टर along x-axis है तो उसका y component 0 होगा। तो अगर यहां पर आप कहता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो उसका जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स होगा वो 0 के इक्वल है। अब रीजन अगर कहीं मैथमेटिकल रीजन क्या है, तो रीजन बड़ी सिंपल सी, एफ एक्स होता है एफ कॉज ऑफ थीटा। अब इस वेक्टर का एंगल क्या है? 90। तो फोर्स कितनी है? 5। एंगल क्या है? 90। कॉज 90 0, तो फोर्स की वैल्यू 0। और जो वेक्टर लॉन्ग एक्स होगा उसका वाई कंपोनेंट वो 0 के इक्वल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर फोर्स। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कि कौन सी डिवाइस है जो हमारे पास फोर्स को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जितनी भी डिवाइसेस के नाम हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ताकि फिर ही आप उसका करेक्ट आंसर दे सकें। तो गायरोस्कोप क्या वेट को मेजर करता है? नो। गायरोस्कोप बेसिकली आपकी स्टेबलाइजेशन के लिए, रोटेशन के लिए यूज़ होता है। आप जैसे मोबाइल के अंदर किबला की डायरेक्शन को चेक करें तो शुरू के अंदर वो आपको एक बात कहता है कि बेसिकली आप अपने कंपास की अलाइनमेंट को ठीक करें, और कहता है मोबाइल को इस डायरेक्शन में रोटेट करें। तो वो गायरोस्कोप की मदद से उसकी स्टेबलाइजेशन को देख रहा होता है। थर्मोकपल क्या करता है? थर्मोकपल हीट सेंसिटिव डिवाइस है, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर ये प्रेशर के लिए होता है। तो स्प्रिंग स्केल हमारे पास जो है ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है? फोर्स को मेजर करने के लिए। ये टेंशन को मेजर करता है, और टेंशन हमारे पास क्या है? वो फोर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डेल्टा आएगी। तो ये थी हमारे पास फोर्स एंड इट्स इफेक्ट के डीपीटी क्वेश्चंस की डिस्कशन।